प्रणाम। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी भक्षा भक्ष्य विषय पर, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो सकारात्मक थे और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो नकारात्मक थे। नकारात्मक कमेंट्स को मैं प्रश्नों के तौर पर लेता हूँ कि वो प्रश्न थे। उसमें जो अपशब्द हैं उन अपशब्दों को मैं छोड़ देता हूँ, पढ़ूंगा भी नहीं आपके सामने। लेकिन यहाँ मैं ये सारे कमेंट्स लेके बैठा हूँ। सारे इसमें स्क्रीनशॉट हमने ले लिए हैं। जो नकारात्मक कमेंट्स हैं उन्हें मैं प्रश्नों के तौर पर उनका स्वागत करता हूँ और इन प्रश्नों को मैं स्वीकार करता हूँ। इनका उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ है, कुछ ऐसे हैं जो निहायत कुतर्क हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। पढ़ूंगा जरूर आपके बीच में, तो कुतर्कों का उत्तर तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन जिन्होंने तर्कपूर्ण बात कही है या छोटी मोटी शंका भी किसी युवक की या युवती की है, तो उस शंका का मैं समाधान करने का भरसक प्रयास करूंगा। अब ये गारंटी नहीं उठाता हूं कि मैं मेरी बात आपको समझा दूंगा। अच्छा, मेरा तालिबानी शासन भी नहीं है कि मैं अपनी बात आप पर थोपूं कि मेरी ये बात है और आपको ये माननी पड़ेगी और आपकी कनपटी पर गन रखकर मैं अपनी बात मनवाऊं। नहीं, मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है। पर जैसे आप लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो मुझे भी है ना भाई। मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे अपने जैसा समाज बनाने का अधिकार है। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जैसे समाज की मैं बात कर रहा हूं। यदि आपको ये बात बुरी नहीं लगती तो कम से कम सहन तो कीजिए। आप तो सहन नहीं कर पाते, अब तो उबल पड़ते हैं, कैसे कह दिया, क्यों कह दिया। एक तरफ आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर हैं और दूसरी तरफ आप किसी के बोलने पर भयंकर आपत्ति दर्ज कराते हैं। आप सहन नहीं कर पाते उस बात को। इन लोगों से मुझे बेहद आपत्ति है। आपत्ति बस इतनी ही है कि भाई समझदार बनो, सहनशील बनो, तितिक्षा धारण रखो, क्षमा धारण करो। क्यों ऐसा करते हो? तो आइए प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। मैं एक एक प्रश्न ले लेता हूं जो मुझसे पूछा गया है भक्षा भक्ष्य के संबंध में। पहला प्रश्न है, ये LT लाइफ ट्रेंड्स के नाम से है और लगभग 5 दिन पुराना ये प्रश्न है। इस पर उन्होंने लिखा है कि श्रीमान जी, दूध पीना कहाँ का शाकाहार है? दूध भी तो पशु पदार्थ है। जानवर के बच्चे के लिए जानवर के हार्मोन्स से भरपूर होता है। इससे बढ़कर प्रकृति ने जानवर के बच्चे के लिए जानवर को दूध दिया, इंसान के लिए दिया ही नहीं। तो यह भी तो प्राकृतिक आहार है। इंसान का पाचन तंत्र जानवरों के अनुकूल नहीं है, इस प्रयोजन के लिए नहीं बना। इंसान का पाचन तंत्र पे दूध से बने कितने पदार्थ घर में पूजा स्थानों में प्रयोग में लाए जाते हैं बिना सवाल उठाए। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि दूध और उससे बनने वाले सभी पदार्थों को भी उसी श्रेणी में रखा जाए, अर्थात मांसाहार की श्रेणी में रखा जाए। बाद में लिखा है टी चहल। वैसे तो मैंने इस पर चर्चा की थी और मुझे अजीब लगता है कि जिस प्रश्न का मैं उत्तर दे चुका हूं फिर वही प्रश्न पूछा जाए। लेकिन मेरे मित्र हैं, बंधु होंगे, जरूर हो सकता है मुझसे स्नेह रखते हुए इन्होंने प्रश्न पूछा हो, तो मैं आपका उत्तर देता हूं दोबारा से। दूध, पहले तो मैं शाकाहार और मांसाहार इन दो शब्दों के खिलाफ हूं और बार बार प्रश्न इसी पर उठाया गया कि आप शाकाहार के पक्षधर क्यों हैं। मैं शाकाहार का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं, मैं मांसाहार का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं। मैं भोजन को 2 स्थितियों में बांटता हूं, एक भक्ष क्या खाना चाहिए और एक अभक्ष क्या नहीं खाना चाहिए। मैं तो मांसाहार शाकाहार को षड्यंत्र मानता हूं। मैं कहता हूं भोजन को 2 श्रेणियों में बांटते हैं, एक भक्ष की श्रेणी है और एक अभक्ष की श्रेणी में। क्या खाना चाहिए, चाहे शाकाहार हो चाहे मांसाहार हो, और क्या नहीं खाना चाहिए, वो चाहे शाकाहार हो चाहे मांसाहार हो। मैं 2 श्रेणियां रखता हूं, एक भक्ष की और एक अभक्ष की। अब दूध की बात करते हैं। तो दूध को पहले तो मैं भक्ष की श्रेणी में मानता हूं। क्यों मानता हूं ये बता देता हूं। हिंदुओं का जो शास्त्र है, शास्त्र के नाम पर एक ही पुस्तक है हिंदुओं के पास और वह है वेद। बाकी जो उसके अनुकूल हैं उन्हें अनुशास्त्र कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। शास्त्र को शासन भी कहते हैं। वेद शासन है, उसके अंतर आने वाले जितने हैं वो सब अनुशासन है। जैसे ऋषि पाणिनि व्याकरण लिखते हैं तो शुरू करते हैं अथ शब्दानुशासनम। ऋषि पतंजलि योग दर्शन लिखते हैं तो शुरू करते हैं अथ योगानुशासनम, अर्थात शासन के अनुसार शुरू करते हैं, यानी वेद के अनुसार शुरू करते हैं। तो पहली तो बात ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण शब्द प्रमाण है और ये अपौरुषेय वेद का प्रमाण है। वेद कहता है कि दूध भक्ष्य की श्रेणी में आता है। शाकाहार मांसाहार में नहीं बांटता हूं मैं भोजन को, ये पहले समझ लीजिए। दूध भक्ष्य की श्रेणी में आता है, दूध अभक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता। मेरे लिए यह पहला प्रमाण है।
अब उन लोगों के लिए जो वेद को जानते ही नहीं है, प्रमाण तो क्या मानेंगे उनके लिए। तो भाई साहब, दूध में कौन सा मांस होता है? दूध में क्या मांस आ जाता है? क्या दूध में मांस के लोथड़े आते हैं? क्या दूध में खून आ जाता है? नहीं आता मेरे भाई। कुछ लोग कहते हैं इसमें हार्मोन्स आ रहे हैं। तुमने पढ़ा नहीं है शायद, तुम पहले जाके बायोलॉजी पढ़ो कि इसमें कितना हार्मोन्स है और कितना हार्मोन्स नहीं है। पहले जाके बायोलॉजी पढ़ो और दूध का स्ट्रक्चर पढ़ो, दूध क्या होता है, दूध में कितना पानी होता है और कितना दूध में सॉलिड नॉन फैट होता है, एसएनएफ कितना है, उसमें पानी कितना है, पहले उसका जाके स्ट्रक्चर पढ़ो। किसी भी सूरत में दूध अभक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, दूध भक्ष्य की श्रेणी में है। समझ में आए? माँ का दूध भी और गाय का दूध भी। अब यहाँ एक दूसरी बात जो आप प्रश्न उठा सकते हैं कि दूध जो है उसमें जब बछड़े का दूध है, बछड़े के हिस्से का दूध है, वो आपने पी लिया तो आपने हिंसा कर दी। नहीं की हिंसा, नहीं की। गाय दो प्रकार की है, एक गाय वो जो जंगल में रहती है और एक गाय वो जो डोमेस्टिक है, जो गांव में रहती है, शहर में रहती है, मेरे घर और मेरे घेर में रहती है। ये जो गाय है ये 50 लीटर दूध देती है, 25 लीटर दूध देती है, 12 लीटर दूध देती है। लेकिन इसका बछड़ा या बछिया कितना दूध पीता है? शायद लंदन में रहते हो, शायद कनाडा में रहते हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि बछड़ा और बछिया कितना दूध पीते हैं। पर हम ग्रामीण लोग हैं भाई साहब, हमारे घरों में गाय और भैंस बंधी हैं, हमें पता है कटड़ा और कटिया कितना दूध पीते हैं, बछड़ा और बछिया कितना दूध पीते हैं। अगर सारा दूध उन्हें पिला दिया जाए तो उन्हें दस्त लग जाते हैं और पशुओं के वो बच्चे मर जाते हैं। उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं गाय की और भैंस की, उसमें दूध का उत्पादन इतना ज़्यादा है जो उसके बछड़े से 10 गुना पड़ता है, कई बार 20 गुना पड़ता है। वो बछड़ा नहीं पी सकता, लेकिन बछड़ा पशु है, उसे समझ नहीं आता, इसलिए वो सारा पी जाना चाहता है और 10 लगकर कई बार उसकी मृत्यु हो जाती है। दूध भक्ष्य में आता है, उसकी मेमोरी ग्लैंड्स में इतने दूध का उत्पादन ही परमात्मा ने इसलिए किया है ताकि मनुष्य उस दूध को पी सके। वो मनुष्य के लिए ही पैदा किया गया। आप इस घरेलू गाय को जंगल में छोड़ दीजिए, तब भी ये इतना ही दूध देती है। इससे साबित होता है कि ये जंगल के लिए नहीं बनाई गई, ये मनुष्य के लिए बनाई गई और मनुष्य के लिए इसका दूध है। वेद हमें प्रमाण देता है ये दूध भक्ष्य की श्रेणी में आता है। आपके प्रश्न का उत्तर है। और जो हार्मोन्स आदि की बात आपने कही है, इसमें बहुत सारी बायोलॉजी आपने यहाँ रखने का प्रयास किया है, तो मेरा आपसे ये बहुत हास्यास्पद बात है। मैं इस पर हंसकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। आप दूध का स्ट्रक्चर पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न है त्रिलोक चंद जी, ये कहते हैं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। आपको सहमत करने के लिए मैंने ये बात नहीं कही है। मुझे आपकी सहमति असहमति से कोई मतलब नहीं है। मैं केवल इतना कहता हूँ, सनातन धर्मियों के लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, मैं ये बात कह रहा हूँ। आपकी सहमति असहमति से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपने सहमति नहीं होने की बात दर्ज की है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तब आपको भी मेरी बात सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए, सहमत हो या असहमत। आप कहते हैं प्रकृति ने सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार रचना की है। प्रकृति में इच्छा होती है भाई साहब? जड़ प्रकृति में इच्छा होती है? कमाल है। आपके घर की ईंट में इच्छा है कि वो मकान बन जाए, आपके मकान में इच्छा है कि वो बिल्डिंग बन जाए, ये तो कमाल की बात है। मिट्टी में इच्छा है, पत्थर में इच्छा है, पहाड़ में इच्छा है, ये कौन सी इच्छा की बात कर रहे हैं आप? कहते हैं प्रकृति ने सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार रचना की है। आपका दूसरा वाक्य पूरी तरह कुतर्क है, इसमें कोई तर्क नहीं, इसमें कोई दम नहीं, ये पूरी तरह असत्य है। फिर आपने प्रश्न किया आप कौन होते हो उसकी रचना में बाधा उत्पन्न करने वाले। भाई साहब, मैंने प्रकृति की रचना में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है। मैंने अपना मत रखा है कि क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है। कौन प्रकृति की रचना में बाधा उत्पन्न कर रहा है? आप मान लीजिए आप हिरण खाते हैं, आप बकरा खाते हैं, मेरी ओर से आप सुअर खाइए, हैं, जो आपको अच्छा लगे वो खाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो अपने लोगों के लिए कह रहा हूं कि क्या वैधानिक और क्या अवैधानिक। फिर कहते हैं मैं अगर सब्जियों और फलों के बारे में तर्क देने लगूं, आप कैसा भी भोजन नहीं कर सकते। इस संसार में जीव पर जीव लागू है। कोई कहे तो मैं सात्विक आहार लेता हूं, मैं अहिंसक हूं, तो बता दूं कि सबसे बड़ा हिंसक वही है, क्योंकि मांसाहारी है, जीव को काटते हुए तो सब देख लेते हैं, उनका करुण क्रंदन तो सबको सुनता है, उनका रक्त देखकर तो सबके भीतर दया और घृणा का भाव उत्पन्न होता है। किंतु सब्जियों और फलों में कभी खेतों में जाना, वह अपने बगीचे में जाना
और जीव इन पौधों में भी होता है। किस निर्दयता से सब्जी को तोड़ा और निचोड़ा जाता है, कच्चे फलों को तोड़ा जाता है। आपका नाम त्रिलोकचंद है और मुझे इन्होंने पहले कई हंसने वाले वो डाले हैं चेहरे, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ईश्वर करे आपका मुख भी ऐसा ही हो। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं कि खेतों में जाएं, बागीचे में जाएं, मुझे तो उम्मीद है आप कभी खेत और बागीचे में नहीं गए होंगे। मैं तो रहता ही खेत में हूँ भाई साहब, मैं तो रहता ही जंगल में हूँ। मेरे चारों ओर जंगल है, हम यहीं सब्जी उगाते हैं और यहीं खाते हैं। आप बात करते हो कि क्या स्थिति है, क्या जीवों में, उनमें सब्जियों और फलों में जीव होते हैं। तो सब्जियों और फलों में जो जीव होते हैं ना बंधु, वो सब्जियों और फलों के जीव की आयु कितनी होती है ये शायद आपने नहीं पढ़ा है, कि उनकी आयु कितनी होती है ये आपको जानकारी नहीं है। इसे पढ़िए, पढ़िए कि मनुष्य की आयु कितनी होती है, कुत्ते की आयु कितनी होती है, बिल्ली की आयु कितनी होती है, और फिर पढ़िए कि बैक्टीरिया और वायरस की आयु कितनी होती है। अरे उनमें से कई तो ऐसे हैं जो कुछ क्षण के लिए जीते हैं, बस जन्म हुआ, कुछ क्षण जिए और मर गए। मक्खी और मच्छर ही एक एक दिन, दो दो दिन की आयु और तीन तीन दिन की आयु के होते हैं। आप किस जीव की बात कर रहे हैं कि सब्जी के अंदर जीव होता है और फल के अंदर जीव होता है? जब आप सब्जी और फल को तोड़ कर लाते हैं और कुछ देर रख लेते हैं, तब तक तो उस जीव की मृत्यु हो जाती। फिर अगर कोई नया जीव बनता है तो उन जीवों के जीने के अपने तरीके आपको पता है, सब अलग अलग टेम्परेचर पर जीते हैं। आपको पता है मेरे शरीर में भी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, वो मेरे शरीर के टेम्परेचर को झेल रहे हैं और मेरे शरीर के टेम्परेचर में जी रहे हैं। थोड़ा सा पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, बस इतना ही निवेदन करूंगा। और निवेदन ये करूंगा कि बुद्धिजीवियों की संतान हो, इस सनातन धर्म की संतान हो। तुम संतान हो ऋषि भारद्वाज की, तुम संतान हो ऋषि कौशिक, दीक्षित, पुलस्त, वशिष्ठ की, तुम संतान हो भगवान राम की, तुम संतान हो भगवान कृष्ण की, उन बुद्धिमानों की संतान हो। इन निर्बुद्धियों के चक्कर में क्यों ये बिना बुद्धि की बातें आप करते हैं, मुझे तो अजीब लगता है। खैर, अगला प्रश्न है जितेंद्र सिंह जी का। जितेंद्र सिंह जी कहते हैं आपकी सारी बातें सही हैं, पर पुराने जमाने में राजा महाराजा भी तो शिकार करते थे और खाते थे। उनके वंशज आज राजपूत बने, सीना फुलाकर घूमते हैं और अपने आप को सवर्ण कहते हैं। हालांकि इन्होंने स्वर्ण लिखा है, स्वर्ण तो सोने को कहते हैं, पर इनका कहने का मतलब शायद सवर्ण से है। सवर्ण कहते हैं और दूसरी जातियों को छोटा बताकर उनका शोषण और उनकी लिंचिंग करते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? इस पर भी वीडियो बनाओ और समझाओ कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपका धन्यवाद, आपने सलाह दी कि मैं किस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं जातियों पर पहले वीडियो बना चुका हूं। शायद आपने नहीं देखा। अब आपने नहीं देखा तो इसमें तो मेरा दोष नहीं है बंधु। खोजिए, मेरा नाम योगेश है, योगेश के नाम से आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब रही बात इस पर के राजे महाराजे, राजपूत, राजा महाराजा आदि जो है शिकार करते थे, शिकार करके मांस लाते थे और मांस को खाते थे, ये आपने कहा। तो ऐसे भी तो राजा थे जो मांस नहीं खाते थे। आपने महाराणा प्रताप की कहानी सुनी? महाराणा प्रताप जब इस देश में शासन करते थे तो इस देश पर मुसलमानों ने हमला कर दिया, इस देश पर शासन करने लगे। महाराणा प्रताप का राज्य भी छिन गया, ऐसी स्थिति में आ गए कि सारा राज्य चला गया। तब महाराणा प्रताप को जंगलों की खाक छाननी पड़ी और उस समय महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। ये प्रकरण इतिहासों में भरा पड़ा है कि उन्होंने घास की रोटियां खाई। अब विचार कीजिए, क्या जंगल में हिरण नहीं था, खरगोश नहीं था? या महाराणा प्रताप का वो भाला जिसे आप उठा भी नहीं सकते, उस भाले में बल नहीं था? ये सारी चीजें मौजूद थी, तब भी महाराणा प्रताप ने मांस नहीं खाया, तब भी महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। महाराणा प्रताप जैसा उदात्त चरित्र है, इसका अनुकरण कीजिए। क्यों उनका अनुकरण करते हैं जिन्होंने मांस खाया? मैं भी मानता हूं सब तरह के लोग हैं संसार में, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। आप पर निर्णय पड़ता है कि आप किसका अनुकरण करें। मैं नहीं रोकता कि आप मांसाहारी का अनुकरण ना करें, खूब करें। मैं तो कहता हूं जो सूअर खाते हैं उनका भी अनुकरण करें, जो उससे भी गंदी चीज कोई खा लेते हैं उनका भी अनुकरण करें, सबका अनुकरण करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल ये बता रहा हूं कि क्या सच है क्या झूठ है, बाकी आपकी मर्जी। इसके बाद एक वैभव निषाद हैं और वैभव निषाद ने लिखा है शेर मांस खाता है, गधा घास खाता है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों का महत्व बताइए गुरुजी। बिल्कुल ठीक, लेकिन असल में ये इनका व्यंग है। ये बड़े चतुराई से अपना व्यंग पूछ रहे हैं, ये असल में गाली दे रहे हैं उन्हें जो शाक पात खाते हैं। ये कहते हैं गधा तो शाकाहारी होता है, देखो गधा गधा कहलाता है और शेर शेर कहलाता है। अच्छा, हैं तो दोनों पशु ही, शेर भी और गधा भी दोनों पशु हैं। तो यह आपको निर्णय करना है
कि आप किस श्रेणी में जाते हो। आप पशुओं में ही रहकर पशुओं के बीच में ही तुलना करने रहते हो, या पशुओं को एक श्रेणी में रखकर मनुष्य के साथ उसकी तुलना करना चाहते हो। मनुष्य अलग जंतु है भाई साहब। शेर और गधा अलग प्रकार के जंतु हैं। वो जंतु भोग योनियां हैं और वो उनमें बुद्धि का कोई स्तर नहीं है, उनमें कोई नैमित्तिक ज्ञान नहीं होता, स्वाभाविक ज्ञान होता है। इसी स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर वो अपना जीवन जीते हैं। तो आपसे निवेदन है कि तुलना वहाँ कीजिए जहाँ तुलना बैठती हो, यहाँ तुलना नहीं बैठती है। एक अनुराग जी हैं, इन्होंने कहा ऐसे किसी को मना नहीं कर सकते, तो इसका तो मैं बता चुका हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दूसरी चीज़ ये है, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरी ओर से जो समझ में आए वो खाइए, इससे भी गंदी चीज़ें खाइए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का अधिकार है मुझे, ज़रूर कहूँगा। एक इसमें खान साहब हैं, ये लिखते हैं खान जीएस रिसर्च सेंटर, इनका कोई रिसर्च सेंटर है। ये कहते हैं आप हमेशा शाकाहारी रहो, आप मत खाना। जिस देश में अनाज हो ही नहीं तो क्या खाए, जहाँ पर सूखे की वजह से अनाज होता ही नहीं, जैसे चीन और उत्तरी कोरिया, वहाँ कोई क्या खाए। खान साहब थोड़ी रिसर्च और कीजिए, आपकी रिसर्च आधी अधूरी रह गई, आपकी रिसर्च पूरी नहीं है। संसार में जहाँ मनुष्य है वहाँ वनस्पति मौजूद है, आपको शायद पता नहीं है। आप जाकर दुनिया घूमिए, लेकिन समस्या यह है आप दुनिया नहीं घूम सकते, आप तो खान साहब हैं। अगर दुनिया घूमने कहीं जाएंगे भी तो लूट के लिए जाएंगे, चंगेज़ खान बन के जाएंगे, तैमूर लंग बन के जाएंगे, बाबर बन के जाएंगे, आप लूट के लिए जाएंगे, आप कभी सौहार्द के लिए तो जा ही नहीं सकते। तो खान साहब मेरा आपसे निवेदन है, अपनी रिसर्च थोड़ी बढ़ाइए। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शाकाहार मौजूद ना हो। यदि मनुष्य मौजूद है तो शाकाहार भी मौजूद है, मनुष्य नहीं है तब शाकाहार की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं शाकाहार और मांसाहार की टर्मिनोलॉजी के खिलाफ हूँ, मैं तो भक्ष और अभक्ष के पक्ष में हूँ। ठीक है जी। फिर एक और हैं, इनका नाम है शैली वघेला। आपने जो तर्क दिया वो पूरा ठीक नहीं है। अच्छा, ये तो खैर इनका तो कुछ और ही कहना है, तो इन्हें छोड़ देते हैं, कोई विशेष प्रश्न नहीं है इनका। पवन पराशर जी हैं, ये कहते हैं ओनली भाषण व्हाट डिस्कवरी एनी मेडिसिन इलेक्ट्रो डिजिटल ऑपरेशन स्टफ डॉक्टर कोई काम नहीं करते, ये लोग धर्मरीबाज। अच्छा, एक भी स्पेलिंग ठीक नहीं है। इन्होंने पहले भाषण लिखा है तो भाषण की स्पेलिंग है BASHN, बसन। अब बसन से मैंने भाषण समझ लिया, ये मेरा उपकार मानेंगे जरूर इस बात के लिए। फिर इन्होंने लिखा व्हाट डिस्कवरी, डिस्कवरी की स्पेलिंग गलत है। फिर ये लिखते हैं इलेक्ट्रो। अब इलेक्ट्रो का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रो भी लिखते तो शायद मैं समझ लेता। अब इलेक्ट्रो क्यों लिखा है इन्होंने, इलेक्ट्रो का क्या मतलब है। ऑपरेशन की स्पेलिंग ठीक नहीं है, ऑपरेशन की स्पेलिंग भी इनकी गलत है, स्टफ की स्पेलिंग गलत है, इनकी एक भी स्पेलिंग, इन्होंने धर्म लिखा है हिंदी में, उसकी भी स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो आपसे तो मेरा निवेदन है किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन लीजिए, अभी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लीजिए और थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीखिए। तो यूं खामखा कमेंट करने का लाभ, कमेंट ही नहीं कर पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। सैनी फार्म के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है भाई साहब मुर्गी के अंदर अंडा अंगूर के जैसा गुच्छा होता है, उसमें से बड़ा होकर एक अंडा निकल जाता है। तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, एक अंडा निकल जाता है, मैं भी जानता हूँ माहवारी में निकल जाता है, तो मुर्गी की माहवारी है और मुर्गी की माहवारी पीने का कोई लाभ नहीं। फिर एक और लिखा है कि सब्जी नहीं खाना उसमें भी जीवन होता है, इसका उत्तर मैं दे चुका। एक रमेश वाघमारे जी हैं, ये लिखते हैं ये पाप और पुण्य क्या है भाई, कुछ भी नहीं होता, सब हमारे अच्छे और बुरे कर्म पर निर्भर है। अरे भोले आदमी, मैंने पाप और पुण्य कह दिया, आपने अच्छा और बुरा कर्म कह दिया, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। तो आप तो मुझसे सहमत ही हैं, छोड़ दीजिए। डिजाइनर पोर्ट और प्लांटर के नाम से एक आईडी है, ये लिखते हैं कि डालें उगाई जाती हैं, खेतों से खेतों में डालता है गोबर, तो गोबर सीधा खाना उचित न होगा। संसार में सब कुछ सही है, मांस खाने वाले भी और मांस खाने वाले, सबका जीवन चलता है। राम का नाम लेता है वह भी जीवित है, जो नहीं लेता वह भी जीवित है। आप भाषण देकर जीवन यापन कर रहे हैं, कोई बिना कुछ किए जीवन यापन करता है। आपका ज्ञान बहुत सही है, मैं आपके ज्ञान की प्रशंसा करता हूँ। अब ये बात कमाल की हो गई, ये मेरी जानकारी की प्रशंसा भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है।
सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? 2 दूनी 5, 2 दूनी 7, 2 दूनी 17, 2 दूनी 99। अब बोलो सब सही है। अरे सब सही नहीं होता, कुछ सही होता है और कुछ गलत होता है। जो स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वो अच्छा है, और जो रेप किया जाता है वो सब सही कैसे हो जाएगा? और फिर ये कहते हैं किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं रोकूं? जो बलात्कार करे, डकैती डाले, चोरी करे, उसे नहीं रोकूं? रोकूंगा, जरूर रोकूंगा। मेरे प्राण भी चले जाएं तब भी रोकूंगा। संसार में अगर अन्याय होगा मैं खुद भी रोकूंगा, और वो लोग जो मेरी बात मानते हैं उन्हें रोकने के लिए कहूंगा भी, उन्हें प्रेरणा दूंगा, उनसे आह्वान करूंगा कि आओ तुम भी मेरे साथ और रोको। अगर वो कहें कि इसमें प्राण जा रहे हैं तो उन्हें प्राण देने के लिए भी प्रेरित करूंगा, लेकिन संसार में अन्याय को जरूर रोकूंगा। सब कुछ सही है ये बात अपने आप में गलत है, और सबको सब कुछ करने देना चाहिए ये बात भी गलत है। जो ठीक है वो करने देना चाहिए, और जो ठीक नहीं है बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए, हमेशा रोक देना चाहिए। एक और, अच्छा वही आ गए ये तो खान साहब रिसर्च सेंटर वाले, इनकी रिसर्च विचारों की आदि है। अच्छा इन्होंने रिसर्च बहुत कम की है। ये कहते हैं हम सूअर का मांस नहीं खाते, हालांकि कुछ खाते हैं, मैं जानता हूँ, बहुत सारों को जानता हूँ, मुसलमान हैं और सूअर का मांस खाते हैं। तो ये मांस नहीं खाते, सूअर का मांस नहीं खाते। मैंने पूछा क्यों नहीं खाते? वो बोले सूअर गंदा प्राणी है इसलिए नहीं खाते। मुर्गी बड़े छुआरे खाती है, बड़े बादाम खाती है। मुर्गी को देखो नाली में क्या क्या खाती है। मुर्गी बड़ा साफ सुथरा प्राणी है। कमाल की बात करते हो भाई साहब, रिसर्च बढ़ाओ खान साहब अपनी। राजकुमार प्रजापति जी, मैन जो मानता है वो खाओ, अच्छा मन जो मानता है वो खाओ। इंसान सर्वाहारी है। सर्वाहारी में मैंने पहले भी बताया था, आप फंस जाओगे। सर्वाहारी में बहुत कुछ आता है, वो आप खाओगे नहीं, फिर कहोगे ये अभक्ष है, फिर मेरे वाली श्रेणी में आ जाओगे कि ये भक्ष है और ये अभक्ष है। सब कुछ नहीं खाया जा सकता। पाठशाला क्लासेस हाई स्कूल, इनका प्रश्न इन्होंने लिखा है कि शाकाहारी मांसाहारी ये इंसानों ने बंटवारा किया है, हम तो सर्वाहारी हैं। ऐसे लोगों की बात पर ध्यान न दें और अपने सर्वशक्तिमान की सही किताब को पढ़ो और उसे ही मानो। दुनिया में बहुत सी धार्मिक किताबों की तुलना करो फिर मानो। इन महाशय ने कई बातें गलत की हैं, जैसे दांत के बारे में। उठाओ किताब, पता चल जाएगा ये महाशय झूठ बोल रहे हैं। ये भाई साहब हाई स्कूल तक पढ़े हैं, इनका नाम है पाठशाला क्लासेस हाई स्कूल। मुझे नहीं पता हाई स्कूल तक पढ़े हैं या पीएचडी तक पढ़े हैं, लेकिन हाई स्कूल शब्द से मुझे लगता है इनकी जानकारी हाई स्कूल से नीचे की है। उठाकर पढ़ना जबड़े को, उठाकर पढ़ना कि कितनी मैक्सिलरी टीथ हैं, कितने प्री मैक्सिलरी हैं, कितने कैनाइन हैं और कैसे कैसे काम करता है मनुष्य का जबड़ा। फिर उठाकर पढ़ना भेड़िए का जबड़ा, तब तुम्हें पता चलेगा। बहुत सारी बातें गलत है, अपने घर में बैठकर कह रहे हो बातें गलत हैं। आओ तो जवाब दो, जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने कोई बात कही थी, उस बात पर अब भी खड़ा हूँ। आप लोगों ने जो यहाँ अपशब्द कहे हैं वो तो मैंने नहीं बोले हैं, लेकिन मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए प्रस्तुत हूँ, भागूंगा नहीं। आओ सामने, दो जवाब, तब तो पता चले तुम्हारी जानकारी कितनी है और ज्ञान कितना है। सारे देश को भ्रष्ट करने के पीछे पड़े हैं। किशोरी लाल जी हैं, कहता है आचार्य जी भक्षा भक्ष से तो हिंदू धर्मशास्त्र ग्रंथों में बकरा, घोड़ा, पक्षी, गाय, भैंसों, यहाँ तक कि मानव मांस के भी खाने का विधान है। बिल्कुल विधान नहीं है, ये झूठी बात है, वामपंथियों के द्वारा फैलाई गई है। जो हमारे, पहले तो आप समझ लीजिए शास्त्र एक ही का नाम है, केवल वेद का नाम शास्त्र है। वेद के अलावा संसार में कोई शास्त्र नहीं है। वेद के अंतर्गत जो कुछ आता है वो अनुशास्त्र है, यदि वो वेद के अनुकूल बात कहता है, और यदि उसमें वेद के अनुकूल बात नहीं है तो वो छोड़ देनी चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ में भी यदि वेद के अनुकूल बात नहीं है, अब ब्राह्मण ग्रंथ से ऊपर क्या होगा, मतलब द एंशिएंट कमेंट्री ऑन वेदास, वेद पर सबसे पहला भाष्य यदि कुछ है तो वही ब्राह्मण ग्रंथ है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ आप उठाएंगे, यदि उसमें भी कुछ वेद के विरुद्ध है वह भी नहीं मानना चाहिए। तब अगर ऐसे बहुत सारी पुस्तकों में, मान लीजिए हमारी रामायण में कोई मिलावट कर दे, हमारे महाभारत में कोई मिलावट कर दे, हमारी गीता में कोई मिलावट कर दे, हमारे पुराणों में कोई मिलावट कर दे, तो क्या मिलावट स्वीकार करेंगे? आपको पता है अल्लोपनिषद लिखी हुई है। अल्लोपनिषद, क्या अल्लोपनिषद हमारा पुस्तक हो सकता है? क्या ये हमारे पूर्वजों का लिखा हुआ पुस्तक होता है? अरे ये तो ये रिसर्च वाले हैं ना, खान साहब पीछे आ रहे थे बार बार, इन्होंने 2-3 कमेंट किए हैं, तो ये तो इनका खान साहब का लिखा हुआ है अल्लोपनिषद। जैसे अल्लोपनिषद में मिलावट की गई है, अल्लोपनिषद बना के हमारे ग्रंथों को बिगाड़ने का काम किया गया है, ऐसे ही मांस को खाने का विधान, अभक्ष को खाने का विधान आपके पुस्तकों में कर दिया गया है और उसे बिगाड़ दिया गया है। हाँ, फिर ये कहते हैं एक और हैं, ये हैं गावो सच्ची वाणी नानक। अच्छा सरदार जी हैं, सत श्री अकाल सरदार जी।
ये कहते हैं ग्रेन कम्स फ्रॉम अर्थ देन ईट अर्थ, वाई बोदर ग्रोइंग व्हीट एंड lentils? According to your argument, you are talking rubbish. You are totally rubbish. I am just talking rubbish. ये कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं सरदार जी कि मैंने एक तर्क दिया था, मैंने तर्क ये दिया था कि मुर्गी जो है वो नाली में से उठाकर गंदी चीज़ें खाती है, तो वो प्रोटीन बनाती है, उस प्रोटीन से अंडा बनता है, फिर आप अंडा खाते हो, उससे आपका शरीर तैयार होता है। तो मैंने कहा था बीच में ये दलाली छोड़ो अंडे की और मुर्गी की और सीधे आप प्रोटीन खाओ जहाँ से मुर्गी खा रही है। तो इन्होंने उस पर मुझे आपत्ति दर्ज कराई है। इन्होंने कहा है कि गेहूँ भी तो उससे आ रहा है, गोबर से जो ज़मीन में डाला जाता है, और मिट्टी से आ रहा है, तो आप मिट्टी और गोबर खाओ, आप ये नहीं खाओ। मेरा मत नहीं है ये। मांस से आपका शरीर बनता है, मांस में प्रोटीन होता है, ये आपका मत है, मेरा मत नहीं है। मेरा मत है कि क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेरे मत में मिट्टी खाना, गोबर खाना अभक्ष्य की श्रेणी में आता है, ठीक उसी तरह जैसे मुर्गी खाना और बकरा खाना और सूअर खाना ये अभक्ष्य आता है, वैसे ही मिट्टी और गोबर भी अभक्ष्य है। और मेरे यहाँ गेहूँ और चावल खाना भक्ष्य की श्रेणी में आता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए दूसरे व्यक्ति का मत क्या है, उस मत का खंडन करें। अपनी मर्जी से अपने घर में बैठे कुछ भी कहीं भी कुछ भी खंडन करने लगे। अरे सीखो कुछ, हमारे गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका नाम लेकर जिंदा हो, उनसे सीखो कुछ। सीखो गुरु नानक देव से, उन पर भी तुमने तो मांसाहार आदि के आरोप लगा दिए हैं, तुमसे कोई क्या बात करे। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। एक कोई वैभव निषाद हैं, ये कहते हैं शेर मांस खाता है, गधा घास खाता है, ये हो गई, ये हमने चर्चा कर ली है। अच्छा, फिर एक आते हैं कोई आमीन खान, अच्छा एक और खान साहब आए, ये कहते हैं हम मुस्लिम लोग हैं, जब मुस्लिम हैं और हमारे घर में फौजी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में कोई फौजी है? फौज में और कोई मस्जिद दूसरे के चंदे से नहीं बनती। आप थोड़ा पढ़ लेना कि मस्जिद बताना जिसमें 1 रुपया दिया हो। हमें हमारी ज़मीन हमारा पैसा नहीं लगता। आगे बहुत सारी बातें मस्जिद के बारे में लिखी हैं। ये कहते हैं ये मुस्लिम हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, हो सकता है गूगल मीट की भी समस्या, वो गूगल जो टाइप करता है उसकी भी समस्या हो सकती है, और खान साहब की जानकारी में भी समस्या हो सकती है कि पढ़े लिखे ना हो, क्योंकि मदरसे में पढ़ते हैं तो शायद हिंदी और वर्तनी शुद्धि नहीं जानते होंगे। ये कहते हैं हम मुस्लिम हैं, हमारे घर में फौजी है। ज़रूर होगा भाई साहब, आपके घर में फौजी ज़रूर होगा। अभी अभी भारतीय सेना में एक व्यक्ति पकड़े गए थे और वो जाकर भारतीय सेना में थे और विदेश में जाकर आतंकवादी बन गए, अफ़गानिस्तान। अब उधर से आतंकवादियों की तरफ से पढ़ते हैं, वो लड़ते हैं। तो माफ़ कीजिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, बहुत सारे देशभक्त लोग हैं मुसलमान लोग, मैं उन मुसलमान लोगों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हुए होंगे जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया है। रही बात मेरे घर में फौज में कोई है या नहीं, पीढ़ियां थक जाएंगी इतनी फौजी पैदा करते करते तुम्हें, जितने फौजी हम 1 और 2 पीढ़ी में दे देते हैं। इसलिए ये मूर्खतापूर्ण बातें अपने घर तक सीमित रखो। दूसरी बात, तुम जो कहते हो कि मस्जिद किसी चंदे से नहीं बनती, तो ये जो सड़क पे बैठे हुए मुल्ला हाथ में 4-4 रुपए की और 10-10 रुपए की पर्ची लेके बैठते हैं और सड़क पे बैठ के भीख मांगते हैं, ये भीख चंदा नहीं है? इससे मस्जिद नहीं बनती तुम्हारी मदर से। मेवात में जाओ, उधर हरियाणा में हर सड़क पे तुम्हें हर 10 किलोमीटर बाद में एक इतनी लंबी दाढ़ी वाला मुल्ला मिलेगा जिसकी मूंछ बिल्कुल साफ होगी। मैंने कई बार कहा भी, ये मूंछ रखा करो, सिमेट्री ठीक बनती है। वो भीख मांगते रहते हैं, क्या वो चंदा नहीं है? ये जितनी मस्जिदें बनती हैं सारी भारतवर्ष के पैसे से बनती हैं। कोई जॉर्डन से पैसा नहीं लाए हो तुम, कोई सऊदी अरब, ईरान और इराक से पैसा नहीं लाए हो। इसी देश के पैसे से तुमने मस्जिदें बनाई हैं, लूट कर बनाई हैं, मंदिरों को तोड़कर बनाई हैं, और आज चंदा और भीख मांग कर बनाते हो। जो हाईवे निकलते हैं, उन हाईवों के बीच में जो तुमने पीर और मजार बना रखे हैं और छोटी मोटी मस्जिदें बना रखी हैं, वो सरकारी ज़मीन पर बना रखी हैं। ये चंदा नहीं है? ये चंदा नहीं है? तुम मुस्लिम हो, मुझे तुम्हारे मुस्लिम होने से कोई समस्या थोड़े है। तुम मुस्लिम से कुछ भी हो जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा विषय भक्ष्य और अभक्ष्य का था, वो मैंने चर्चा की, लेकिन आपने तो विषय बदल दिया, आप तो मुस्लिम हो गए। अरे मुस्लिम हो, कुछ भी हो, कम से कम खाने पीने का ध्यान रखो भाई, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए।
एक और खान साहब आ गए, ये कहते हैं हम तो रोज़ गोश्त खाते हैं। अब गोश्त नहीं लिख सकते, गोश्त लिखते हैं। हम तो रोज़ गोश्त खाते हैं और नाश्ता अंडे में खाते हैं, हम कभी बीमार नहीं होते। तुम उल्टा गयान कहाँ से लाए हो? अरे बावले, बोइल होने के, अच्छा बावले बोइल होने के बाद उसमें कोई कीटाणु नहीं रहता, और शेर मांस खाता है तो पहले उसके शिकार को मेडिकल ले जाता है। क्या तुम अनपढ़ हो? धन्यवाद आपका, मेरे लिए इतनी प्रशंसा करने के लिए और इतने सुंदर शब्दों में मेरे लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हैं हम तो रोज़ गोश्त खाते हैं। मैंने तो तुम्हें शौच खाने के लिए भी कहा है, रोज़ खाओ। और फिर कहता है मैं बीमार नहीं पड़ता। कौन कहता है बीमार नहीं पड़ते हो? हॉस्पिटल में जाकर देखो, चारों ओर बुर्का ही बुर्का है। सरकारी हॉस्पिटलों या प्राइवेट, सब में बुर्का ही बुर्का है, लाइनें लगी पड़ी हैं, खड़े होने के लिए जगह नहीं है। कोई आदमी बेचारा बीमार हो जाए तो उसे घुसते डर लगता है, क्योंकि वहाँ जो एक मुल्ला जी खड़े हैं बेचारे, इतनी लंबी दाढ़ी लिए हुए, मुझे तो डर लगता है दाढ़ी हिला देंगे तो इसमें से इतने बैक्टीरिया और वायरस निकल पड़ेंगे कि हम कोरोना से और न जाने किस किस से मर जाएंगे। ये बुर्का पहनती हैं और पता नहीं नहाते वहाते भी हैं कि नहीं है, इतना सब गंदा है। तो एक तो ये कि तुम खूब बीमार होते हो, जम के बीमार होते हो, ये जाकर हॉस्पिटल में पता करो कि प्रतिदिन कितने प्रतिशत आबादी मुसलमानों की बीमार होती है। दूसरा, बॉईल होने के बाद उसमें कोई कीटाणु नहीं रहता। किसने बताया तुम्हें? किसने? अरे बेटा, मुझे लगता नहीं तुम्हारी उम्र ज़्यादा है इसलिए मैंने बेटा कह दिया। आप बड़े हों उम्र में तो क्षमा कीजिएगा। पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो कि कितने बैक्टीरिया हैं जो कितने टेम्परेचर से ऊपर जिंदा रह सकते हैं, कौन कितने टेम्परेचर पर रहता है। पढ़ना लिखना सीखो, तब गड़बड़ आएगी। वो पहले एक गीत आता था टीवी पे, अलिफ को पढ़ना सीखो, तो थोड़ा बहुत अलिफ को छोड़ के ABCD और अ आ ई भी पढ़ना सीखो, इसमें जान भरा पड़ा है। ये सारे प्रश्न थे जिन प्रश्नों के मुझसे, हालांकि तो ये मुझे सलाहें, गालियाँ, अपशब्द और बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुझे लगा उत्तर देना चाहिए। फिर भी इसमें यदि कोई बात करते हुए कोई अपशब्द पढ़कर मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा हो और मैंने कोई बात अजीब कह दी हो, बुरी कह दी हो, तो उसके लिए क्षमा। लेकिन मेरा समझाना केवल इतना है कि क्या भक्ष है क्या अभक्ष। ना तो तालिबानी शासन है कि मैं आपकी कनपट्टी पर गन रखकर आपको ये कहता हूँ कि आप ये खाओ ये ना खाओ, बिल्कुल नहीं तालिबानी शासन है। लेकिन अगर आपका खाना मेरे समाज को प्रभावित कर रहा है, आपका खाना मेरे परिवार को प्रभावित करता है, आपके खाने से मेरी बेटी को समस्या होती है, तो मैं ज़रूर विरोध करूँगा। अगर एक शराबी शराब पीकर सड़क पर किसी कन्या का रेप करता है तो मुझे इसके शराब पीने पर आपत्ति है। अगर एक आदमी मांस खाते खाते इस लेवल पर पहुंच गया कि वो मनुष्यों को मारकर खाने लगा है तो मुझे मांस खाने में आपत्ति है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरे की प्लेट में क्या है क्या नहीं है। मैं पक्का कहूँगा आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आपका पड़ोसी, आपका समाज क्या खाता है क्या नहीं खाता है, क्योंकि जो कुछ खाते हो उसी से तुम्हारा मानस तैयार होता है। एक किसी ने मुझे इसमें सलाह दी थी, अच्छी सलाह है। उन्होंने कहा था जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ज़रूर ध्यान रखें कि आपके आस पड़ोस में आपके लोगों की प्लेट में क्या है और उनसे दूर रहें ऐसे लोग जो पशुओं की श्रेणी में हैं। बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।